फरवरी की सर्द रात थी। शहर की चहल पहल से दूर एक वीरान जंगल वाले इलाके में एक अघोरी अग्नि कुंड के सामने बैठकर मंत्र बुदबुदा रहा था। उसकी नजर कभी कुंड की आग पर जाती तो कभी चांद के ऊपर, जिस पर धीरे धीरे ग्रहण लग रहा था। हे काली दुनिया के देव, 3 साल पहले मैंने आपकी उपासना शुरू की थी। इन 3 सालों में मैंने कितने इंसानों की बलि आपको चढ़ाई है, इसकी कोई गणना भी नहीं कर सकता। सिर्फ उन 4 देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए, जो कि आपकी काली दुनिया के सबसे खतरनाक देव हैं। आज चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। यही समय है। मेरी भक्ति से खुश हो जाइए और अपनी काली दुनिया का दरवाजा खोल दीजिए। भेज दीजिए उन 4 देवी देवताओं को। मैं वचन देता हूं कि उनके इस दुनिया में आने के बाद पूरी दुनिया से भगवान का नामो निशान खत्म कर दूंगा। ये कहकर उसने फिर से आग में आहुति देना शुरू किया। कुछ देर बाद चांद पर पूरी तरह ग्रहण लग गया और आसमान में गोल घेरा सा बनने लगा। समय आ गया है। जय हो काली दुनिया के देव। अब मौसम खराब होने लगा। शरीर को कपा देने वाली तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और अजीब सा शोर होने लगा। जय हो काली दुनिया के देव। अगले ही पल आसमान में आए हुए उस घेरे से लाल लाल रोशनी निकलकर जमीन पर पड़ने लगी। अब इस दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। वो रोशनी अब और तेज हो गई, लेकिन तभी कुछ एक जैसे ही दिखने वाले तांत्रिक वहां आ पहुंचे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ये शैतानी सिद्धि नहीं करने देंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तभी उन आदमियों में से 2 आदमियों ने उस अघोरी को पकड़ लिया और वो तांत्रिक उसी कुंड के पास हाथ में मटकी पकड़े आंखें बंद करके तेज तेज मंत्रों का जाप करने लगे। उस लाल रोशनी से एक काले धुएं जैसी चीज नीचे आई, लेकिन वो जमीन पर ना आकर एक मटकी में चली गई। मटकी में जाते ही उस तांत्रिक ने मटकी का मुंह एक कपड़ा ढककर बंद कर दिया। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। इसी तरह अब एक एक करके और काले धुएं जैसी वो शक्ति आसमान से नीचे आई और बाकी मटकियां भी उसी तरह बंद कर दी गई। नहीं! अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें 3 सालों तक इन मटकियों को यहीं इसी जगह सुरक्षित रखना होगा, वरना इसे इस काम का मौका मिला तो ये विघ्न डाल देगा। इसे खत्म करने में ही पूरे संसार की भलाई है। ये सुनते ही उनमें से एक आदमी ने अघोरी के पेट में छुरा मार दिया। अघोरी के पेट से खून की धार और मुंह से चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मरने के ठीक बाद ही वो लोग भी वहां से चले गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रिहान कॉलेज कैंटीन में अकेला बैठा था। उसकी टेबल पर कॉफी रखी थी, जिसकी चुस्कियां लेते हुए वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा था। कब आएंगे यार ये लोग? हमेशा मुझे ही इंतजार करवाते हैं। अरे इतना भी इंतजार नहीं करवाते यार। तू तो नाराज हो रहा है। ये अर्जुन की आवाज थी, जो कि पीछे से आई थी। उसके साथ निर्भया और जोया भी आई थी। डार्लिंग, हर बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करना अच्छा लगता है, और तुम हो कि बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाते। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, ये तो तुम जानती हो ना जोया। ठीक है, अब ये बताओ कि 3 दिन के लिए जो कॉलेज बंद रहने वाला है, इन छुट्टियों को मनाने कहाँ चलना है? मैं बोल कर भी क्या करता? हर बार तो तुम ही लोग डिसाइड करते हो कि कहाँ जाना है, तो अब भी तुम ही करो। तभी निर्भया ने अपने मोबाइल में
सबको एक फार्म हाउस की फोटो दिखाई। ये देखो, शहर के शोर शराबे से दूर जंगली शांत इलाके में ये फार्म हाउस है। मेरे हिसाब से तो यही ठीक होगा। अरे हाँ, ये तो परफेक्ट दिखता है। मेरी तरफ से भी डन। अब ये बताओ चलना कब है? ओह दैट्स ग्रेट। हम लोग कल कॉलेज खत्म करते ही निकलते हैं, ठीक है? अगले दिन ये चारों कॉलेज खत्म करके उस फार्म हाउस की तरफ निकल गए और उसके बाद 2 घंटे का सफर तय करके ये उस फार्म हाउस में पहुंच गए। हेलो मैम, हम लोग यहाँ रुकना चाहते हैं। यह जगह खाली है ना? जी बिल्कुल, यहाँ सिर्फ 5 कमरे हैं और सभी इस वक्त खाली हैं। जी शुक्रिया, लेकिन हम लोग एक ही कमरे में एडजस्ट करने वाले हैं। क्या कोई ऐसा कमरा है जिसमें 2 बड़े बेड हो? जैसा आपको ठीक लगे। ये कहकर उस लड़की ने उनको एक कमरे की चाबी दे दी, जिसमें वो चारों चले गए और वो कमरा उन्हें बहुत पसंद भी आया। चलो, नींद तो अच्छी आएगी यहाँ। कल सुबह से ही हम इस जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एक पुराना मंदिर है और तालाब भी, पता है? वहाँ पर हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगली सुबह नाश्ते के ठीक बाद वो चारों घूमने निकल पड़े और सबसे पहले एक पुराने मंदिर में पहुँचे। अरे वाह, इस मंदिर के अंदर तो पुराने जमाने की देवियों की प्रतिमाएं बनी हुई है यार। ऑसम। हाँ, वाकई में दिलचस्प है। अरे रिहान, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, मुझे इन सब चीजों को करने में ज्यादा मजा नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारी वजह से आया हूँ मेरी जान। ये लोग काफी देर तक मंदिर में ही घूमे और शाम तक इसी तरह जंगल की हर एक जगह को देखते। उसके बाद सभी लोग उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, जिसके नीचे वो चारों मटकियाँ रखी हुई थीं। अरे यहाँ ये मटकियाँ कैसी रखी हुई हैं? अच्छा, बहुत हो गया अब घूमना फिरना, अंधेरा होने जा रहा है। हम सभी को फार्म हाउस पहुंच जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर ये तीनों भी अब फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर इन्होंने एक साथ डिनर किया और फिर अपने अपने बेड पर पहुँच गए। लेटने के कुछ देर बाद ही रिहान को नींद आ गई, लेकिन ये तीनों अभी भी जाग रहे थे। यार जोया, मैं सोच रहा था कि आखिर उन मटकियों में क्या होगा। ऐसे बीच घने जंगल में कोई उन मटकियों को लेकर क्यों आया होगा? यही सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहा है। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलकर देख लेते हैं। लेकिन ये रिहान मुझे जाने नहीं देगा यार। अरे ये तो सो चुका है, हम होकर वापस भी आ जाएंगे और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये तीनों अब एक एक करके रूम से बाहर आए और उस लड़की को समझाकर फार्म हाउस से निकल गए। अब देखते हैं कि क्या है इन मटकियों में। तू तो ऐसे एक्साइटेड हो रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई खजाना मिलने वाला हो। ये तीनों अब कुछ देर चलने के बाद उसी पीपल के पेड़ के पास उन मटकियों के पास पहुंच गए। रात के टाइम ये जगह बहुत सुनसान और डरावनी लग रही थी, लेकिन इन तीनों के दिमाग पर छाई हुई मस्ती के आगे इनको कुछ भी डरावना महसूस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग इन मटकियों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या निकलता है, ठीक है? हाँ ठीक है, देखते हैं। ये कहकर इन तीनों ने अपने अपने हाथ में एक एक पत्थर उठाया। ठीक है, तो गेट सेट गो। ये कहते ही तीनों ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पत्थर अलग अलग मटकियों पर दे मारा और इस तरह तीनों मटकियां फूट गईं। मटकी फूटते ही उनके अंदर से काला धुआं निकलने लगा और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर इन तीनों की अब हवा खराब हो गई थी। तभी मौसम बदला और बिजली कड़कने लगी। अरे बाप रे, भागो, बारिश आ गई तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ये तीनों दिल में अजीब सा डर लिए वापस फार्म हाउस की तरफ भागे और वो काला धुआं भी इन तीनों के पीछे पीछे ही आ रहा था। ये फार्म हाउस पहुंचे तो वो धुआं भी इन तीनों के साथ फार्म हाउस के अंदर इनके कमरे में घुस गया। थैंक गॉड यार, ये जागा नहीं। ये कहकर जोया भी रिहान के बराबर में ही अपनी आंखें बंद करके लेट गई।
अचानक से जोया को ये आवाज सुनाई दी और वो उठ गई। कौन है? उसकी आवाज सुनकर रिहान और बाकी सब भी उठ गए। क्या हुआ बेबी? मुझे किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। सो जाओ, कोई नहीं है। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जोया को समझ तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वो वापस लेट गई। तभी एक और हंसी की आवाज निर्भया और अर्जुन को भी सुनाई दी और वो भी उठ बैठे। कौन है? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज जोया, अर्जुन और निर्भया तीनों को सुनाई दी और वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? और इतनी जोर से शैतानों की तरह क्यों हंस रहे हो? सामने आओ। हे, स्टॉप दिस, ओके? तुम लोग मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? नहीं रिहान, मेरा यकीन करो। इतनी तेज तो आवाजें हैं, तुझे सुनाई नहीं दे रही क्या? बिल्कुल नहीं, कोई आवाज नहीं है। अब ऐसा घटिया मजाक मत करना। ये कहकर रिहान तो सो गया, लेकिन इन तीनों को ये आवाज अभी भी आ रही थी। और काफी देर बाद ये आवाज आनी बंद हुई। हाँ, शुक्र है ऊपर वाले का। ये तीनों अब आंखें बंद करके लेट तो गए, लेकिन इनके दिल में अजीब सा डर उभर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति इनके आसपास घूम रही है। अगली सुबह चेकआउट करके ये लोग वहां से निकल गए और दोपहर 12 बजे तक ये अपने घर भी पहुंच गए। उसी रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा स्टडी कर रहा था। तभी उसको वही हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है? वो इतना डर गया कि उसके हाथ से पेन छूट गया। हंसने की आवाज उसके बाथरूम से आ रही थी। वो हिम्मत करके बाथरूम के अंदर गया तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक काला धुआं सा गोल गोल घूम रहा है और उस धुएं ने एक इंसान का आकार लेना शुरू कर दिया। उसने पलट कर देखा तो उसी धुएं से बनी आकृति ने हाथ बढ़ाकर उसका गला दबा दिया। गला इतनी ताकत से दबाया कि अर्जुन की आंख और नाक से खून निकल आया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी मौत हो गई और उसके बाद वो जमीन पर ढेर हो गया। वो काला धुआं अभी भी उसके शरीर के आसपास ही घूम रहा था। तभी अर्जुन के शरीर से सफेद धुआं सा निकला, जिसके साथ वो काला धुआं किसी धागे की तरह बंध कर आसमान की ओर उड़ गया। आसमान में वही लाल रोशनी नजर आई और उसी दरवाजे के जरिए वो धुआं काली दुनिया में चला गया। दूसरी तरफ जोया भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसको भी अपने बेड के नीचे से एक औरत के हंसने की आवाज आई। जोया ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसने डरते डरते बेड के नीचे झांक कर देखा। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मिणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता।
नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मामा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर
जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया।